नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल करे स्टडी IQ में। आज हम 16 जून 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की PDF वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में JLL द्वारा जारी ग्रेटी 2020 इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हमारा प्रश्न 34वां, 35वां, 36वां, 37वां। इसका सही आंसर है 34वां। जोन्स लैंग लासेल द्वारा अपना द्विवार्षिक ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी किया गया है। ग्रेटी अचल संपत्ति बाजार पारदर्शिता का एक अनूठा बेंचमार्क है और विदेशी बाजारों में काम करने वाली कंपनियों के लिए एक जरूरी मार्गदर्शिका है। इसमें 99 देशों और क्षेत्रों सहित 163 शहरों को कवर किया गया है। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 210 संकेतकों पर आधारित है, जिसमें स्थिरता और लचीलापन, स्वास्थ्य और कल्याण, प्रोपटेक और विकल्प पर अतिरिक्त डेटा शामिल है। सभी को कुछ % के साथ 6 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। परफॉर्मेंस मेजरमेंट 25%, मार्केट फंडामेंटल 16.5%, गवर्नेंस ऑफ लिस्टेड व्हीकल्स 10%, रेगुलेटरी एंड लीगल 23.5%, ट्रांजैक्शन प्रोसेस 15%, सस्टेनेबल एबिलिटी 10%। यहाँ सूचकांक में शीर्ष स्थान पाने वाले देशों की सूची दी गई है। पहले नंबर पे हैं यूनाइटेड किंगडम, इसका स्कोर है 1.31। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है संयुक्त राज्य अमेरिका, इनका स्कोर 1.35। और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर, इसका स्कोर 1.39। फ्रांस चौथे स्थान पर, इनका स्कोर 1.44। कनाडा 5वें स्थान पर, इनका स्कोर 1.51। न्यूजीलैंड 6ठे स्थान पर है, इनका स्कोर 1.67। 7वें स्थान पर है नीदरलैंड, इनका स्कोर 1.67। 8वें स्थान पर है आयरलैंड, इनका स्कोर 1.83। 9वें स्थान पर है स्वीडन, इनका स्कोर 1.89। और 10वें स्थान पर है जर्मनी, इनका स्कोर 1.93। भारत 34वें स्थान पर, इनका स्कोर है 2.69। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किसके लिए साझेदारी करने का ऐलान किया? हमारा प्रश्न अक्षय ऊर्जा उत्पादन, सौर ऊर्जा उत्पादन, गैस ऊर्जा उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए। US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए साझेदारी करने का ऐलान किया है। यह साझेदारी USAID समर्थित साउथ एशिया ग्रुप फॉर एनर्जी और MNRE के राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के बीच हुई है। साझेदारी के अनुसार SAGE MNRE के राष्ट्रीय तकनीकी संस्थानों के साथ अक्षय ऊर्जा उत्पादन के लिए उन्नत तकनीकी साझा करेगा। इसके अलावा SAGE एशिया EDGE एशिया अनाउंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनर्जी इनिशिएटिव के अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अमेरिका की सहायता भी करेगा। इस साझेदारी के तहत अक्षय ऊर्जा विकास पर सहयोग के लिए औपचारिक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। यह MNRE राष्ट्रीय संस्थानों के साथ SAGE के संबंध को बढ़ाने के लिए उन्हें भारत के साथ साथ पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी का पावर हाउस बनाने का लक्ष्य रखेगा। इस तरह यह भारतीय राष्ट्रीय संस्थानों के लिए अमेरिकी नॉलेज की और विशेषज्ञता होगी। यह दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी और संबंधों को भी मजबूत करेगा। SAG एक एसोसिएशन है जो इसमें USAID ऊर्जा विभाग और ऊर्जा विभाग की 3 राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं, लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी, नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लेबोरेटरी एंड पैसिफिक नॉर्थवेस्ट नेशनल लेबोरेटरी शामिल हैं। नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री हैं राजकुमार सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में कितने करोड़ रुपए जुटाए गए हैं? हमारा प्रश्न है 30,500 करोड़ रुपए, 30,000 करोड़ रुपए, 25,000 करोड़ रुपए, 20,000 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर है 30,500 करोड़ रुपए।
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु द्वारा वित्त वर्ष 2020-21 में 30,500 करोड़ रुपए जुटाए गए हैं, जिसके साथ वह देश में बाजार कर्ज के मामले राज्यों में सबसे ऊपर है। तमिलनाडु, जिसने बॉन्ड के माध्यम से किए गए उधार का 17% हिस्सा है। इसके बाद महाराष्ट्र 25,500 करोड़ रुपए 14%, आंध्र प्रदेश 17,000 करोड़ रुपए 9% और राजस्थान 17,000 करोड़ रुपए 9% है। तमिलनाडु उधार। आरबीआई द्वारा की गई नीलामी तमिलनाडु ने 35 साल के बॉन्ड के लिए 6.63 की कम ब्याज दर पर 1,250 करोड़ रुपए और 3 साल के लिए बॉन्ड के लिए 4.54 की दर से 1,250 करोड़ रुपए जुटाए हैं। तमिलनाडु ने 7 जुलाई को मूल रूप से योजनाबद्ध 2,000 करोड़ रुपए के ब्याज के बजाय 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उधार ली। राज्य ने क्रमशः 35 वर्ष और 3 वर्ष के कार्यकाल के साथ प्रत्येक 1,000 के बॉन्ड के मुद्दे के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई थी। तमिलनाडु के पास इन प्रतिभूतियों में से प्रत्येक में 250 करोड़ रुपए जुटाने का एक विकल्प था, जिसे ग्रीनशू विकल्प के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु के राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना को हिडन एयरफोर्स स्टेशन पर आखिरी बचे कितने AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर की डिलीवरी कर दी है? हमारा प्रश्न 5, 6, 7, 8। इसका सही आंसर है 5। बोइंग इंडिया ने भारतीय वायुसेना को हिडन एयरफोर्स स्टेशन पर आखिरी बचे 5 AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी कर दी है। इसके साथ ही बोइंग ने भारतीय वायुसेना को सभी 22 नए AH-64E अपाचे की डिलीवरी पूरी कर ली है। अपाचे हेलीकॉप्टर की तैनाती लद्दाख में चीन के साथ चल रहे विवाद के चलते लेह एयरबेस में सैन्य स्थिति मजबूत करने के लिए की गई है। इसके अलावा बोइंग ने 15 CH-47F1 चिनूक के भारी भरकम हेलीकॉप्टरों को भी भारतीय वायुसेना को सौंप दिया है। भारत और अमेरिका के बीच समझौता। वायुसेना को सितंबर 2019 में अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मिली थी, जिन्हें पंजाब के पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन बेस पर तैनात किया गया था। भारत ने सितंबर 2015 में अमेरिकी सरकार के विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के जरिए बोइंग से 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए $3 अरब का अनुबंध किया था। अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टरों की असेंबलिंग यूनिट हैदराबाद स्थित बोइंग का संयुक्त उपक्रम टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड अमेरिकी सेना और अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों दोनों के लिए AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए एरो संरचनाओं का निर्माण कर रहा है। भारत में बोइंग के आपूर्तिकर्ता चिनूक के लिए जरूरी सिस्टम और पुर्जों का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें डाटा एडवांस्ड सिस्टम्स द्वारा क्राउन और टेलीकॉन असेंबली और डायनोमेटिक्स टेक्नोलॉजीज द्वारा रैंप और आफ्टर पायलोन शामिल हैं। बोइंग का मुख्यालय शिकागो, अमेरिका में। इसकी स्थापना 15 जुलाई 1916 को की गई। इसके अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं डेविड एल चलहूम। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनिफिल का पर्यावरणीय पुरस्कार किसने जीता? हमारा प्रश्न है भारतीय बटालियन, भारतीय रेलवे, भारतीय वायुसेना, प्रयोग सभी। इसका सही आंसर है भारतीय बटालियन ने। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल यूनिफिल के साथ तैनात की गई भारतीय बटालियन ने एक परियोजना के लिए पर्यावरण पुरस्कार जीता है, जिसका उद्देश्य अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना, ग्रीन हाउस का उत्सर्जन और खाद के गड्ढे का निर्माण करना है। दूसरे स्थान का पुरस्कार वेस्ट सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सेंटर IMC के लिए मिशन सेक्टर वेस्ट हेडक्वार्टर सेंटर को खाद्य अपशिष्ट और आयरिश पुलिस बटालियन द्वारा मेजबान समुदायों को पर्यावरणीय जोखिम कम करके समर्थन देने के लिए अपनी परियोजनाओं के लिए सजा किया गया था। फ्रांसीसी के नेतृत्व वाली फोर्स कमांडर रिजर्व इंडोनेशिया बटालियन, कोरियाई बटालियन और इतालवी बटालियन यूनिफिल की अन्य इकाइयां हैं, जिन्हें पुरस्कार और सम्मानित किया गया है।
यूनिफिल का वार्षिक पर्यावरणीय पुरस्कार। यूनिफिल मिशन के प्रमुख और फोर्स कमांडर मेजर जनरल स्टेफानो डेल कोल ने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए नई परियोजनाओं को शुरू करने और लागू करने के लिए 7 मिशन संस्थाओं को वार्षिक पर्यावरणीय पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार व्यक्तिगत, संयुक्त राष्ट्र पोजीशन, शाखाओं, असमिकताओं, वर्गों, इकाइयों को दिया जाता है जो नेतृत्व, नवाचार या पर्यावरण की स्थिति में सुधार और सुरक्षा की दिशा में गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं। मिशन के संचालन क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय उपलब्धियों को पहचानने के लिए 4 दिसंबर 2019 को यूनिफिल द्वारा वार्षिक पुरस्कार शुरू किया गया था। यूनिफिल मिशन लीडरशिप के मेजर जनरल हैं स्टेफानो डेल कोल। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया? हमारा प्रश्न, महाराष्ट्र सरकार, कर्नाटक सरकार, मिजोरम सरकार, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है कर्नाटक सरकार। फ्लिपकार्ट ने कर्नाटक के कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम और खनन विभाग के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन क्या है? यह एमओयू फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से और कर्नाटक के स्थानीय व्यापार को बढ़ाने के लिए बाजार पहुंच प्रदान करेगा। यह एमओयू कर्नाटक के कर्नाटक हथकरघा विकास निगम के कावेरी और प्रियदर्शनी हथकरघा जैसे ब्रांडों फ्लिपकार्ट समर्थन कार्यक्रम के साथ जोड़ेगा। यह ब्रांडिंग, डिजिटल मार्केटिंग और वित्तीय प्रबंधन के कौशल के माध्यम से एमएसएमई को लाभान्वित करेगा और उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का प्रदर्शन करेगा जिन्हें स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाया जाता है। साथ ही यह पूरे देश में उपभोक्ताओं को स्थानीय हथकरघा और हस्तशिल्प को बढ़ावा देगा। फ्लिपकार्ट का समर्थन कार्यक्रम क्या है? फ्लिपकार्ट का समर्थन कार्यक्रम गैर सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों के साथ मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्यमियों, महिलाओं की अगुवाई वाले उद्यमों, दिव्यांगजनों, कारीगरों और बुनकरों की कार्यशील पूंजी, खराब बुनियादी ढांचा और प्रशिक्षण की पहुंच से जुड़े मुद्दों को संबोधित करने का काम करता है। कार्यक्रम पूरे देश में 5 लाख से अधिक कारीगरों, बुनकरों और एमएसएमई इकाइयों का सहयोग करता है। फ्लिपकार्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। इसके मुख्य परिचालन अधिकारी हैं श्रीराम वेंकटरमन। इसका प्रधान कार्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा और इसके राज्यपाल हैं विजुभाई वाला। इसकी राजधानी है बेंगलुरु। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई हिज होलिनेस द 14th दलाई लामा एंड इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी पुस्तक को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? हमारा प्रश्न है, रोली बुक्स, ज्योति प्रकाशन, कालिस प्रकाशन, उपयोग सभी। इसका सही आंसर है रोली बुक्स के द्वारा। दलाई लामा के जीवन पर लिखी गई हिज होलिनेस द 14th दलाई लामा एन इंस्टीट्यूटेड बायोग्राफी शीर्षक नाम पुस्तक का विमोचन 2020 में किया जाएगा। इस पुस्तक को रोली बुक्स द्वारा प्रकाशित किया गया है। यह पुस्तक दलाई लामा के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक माने जाने वाले और 40 से अधिक वर्षों सलाहकार रहे लेखक तेनजिन गेये टेथांग द्वारा लिखी गई है। यह बायोग्राफी 14वीं दलाई लामा तेनजिन ग्यातसो की यादगार यात्रा का वृत्तांत है। हिज होलिनेस द 14th दलाई लामा एंड इंडस्ट्रीड बायोग्राफी के बारे में। इस पुस्तक में लगभग 400 अनदेखी तस्वीरें और अप्रकाशित दस्तावेज, अभिलेखीय सामग्री के साथ साथ उनके करीबियों की यादें भी शामिल हैं ताकि उनके निर्वासन, उनके सहानुभूतिपूर्ण ढंग और समग्र जन्मभूमि तिब्बत के साथ मौजूदा विवादित रिश्ते को चित्रित किया जा सके। इस पुस्तक में उनके मार्च 1959 में भारत आने के लिए मजबूर होने से पहले के इतिहास के महत्वपूर्ण हिस्से की झलक दिखाई पड़ती है। 14वें दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा जो अब हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रहते हैं 23 साल की उम्र में तिब्बत से भागकर भारत आ गए थे। उन्हें वर्ष 1989 में शांति और अहिंसा और संतुलता पर उनकी शिक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित नोबल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से किसे पुरस्कृत किया गया? उसने NTPC लिमिटेड, RBI बैंक, IIT मद्रास, DRDO। इसका सही आंसर है NTPC लिमिटेड को। NTPC लिमिटेड को प्रतिष्ठित CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 से पुरस्कृत किया गया है। विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम और भारत की सबसे बड़ी बिजली उत्पादन कंपनी को कॉर्पोरेट उत्कृष्टता श्रेणी के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए पुरस्कार दिया गया है। साथ ही कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रेणी में महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए सराहना भी की गई है। NTPC को इसके वंचित पृष्ठभूमि से आने वाली और स्कूल जाने वाली लड़कियों को लाभ पहुंचाकर उनके समग्र विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए गर्ल्स एम्पावरमेंट मिशन जैसे विकास प्रयासों के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा इसने ठेकेदार श्रम सूचना प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ठेका श्रमिकों को परियोजनाओं स्थलों पर महीने के अंतिम दिन भुगतान करने की भी शुरुआत की है। CII-ITC सस्टेनेबिलिटी पुरस्कार से निरंतरता में उत्कृष्ट प्रयासों की पहचान करने वालों को पुरस्कृत किया जाता है। देश में सस्टेनेबिलिटी की पहचान के लिए इसे सबसे विश्वसनीय मंच माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश भर के स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल किसने लॉन्च किया? नीति आयोग, सांस्कृतिक आयोग, वित्त आयोग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है नीति आयोग ने। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा देश भर के स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। इन मॉड्यूल्स को भारतीय स्टार्टअप प्लेजम के सहयोग से लॉन्च किया गया है। ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल्स टिंकरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करेगा और उन्हें ऐप उपयोगकर्ता से ऐप का विकसित करने वाला बनाएगा। ये मॉड्यूल युवा इन्वेस्टर्स को विभिन्न भारतीय भाषाओं में मोबाइल ऐप बनाने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन ऐप डेवलपमेंट के लिए क्षमता और कौशल का निर्माण करने के लिए स्कूल के शिक्षकों को भी प्रशिक्षित करने का काम कर रहा है। यह किसी भी देश में अभी तक की स्कूल स्तर पर ऐप सीखने और विकास की सबसे बड़ी पहल होगी। प्लेजमो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं अमोल पलसीकर। नीति आयोग के CEO हैं अमित घोष। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक कौन सा बन गया है? हमारा भारत, अमेरिका, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है भारत देश। भारत ब्रिटेन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिए निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बन गया है। UK सरकार के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा 2019-2020 के लिए जारी किए गए आंतरिक निवेश आंकड़ों के अनुसार भारत ने 120 परियोजनाओं में निवेश किया और ब्रिटेन में 5429 नए रोजगार सृजित किए। आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका ने ब्रिटेन में 465 परियोजनाओं में निवेश किया और 20,131 रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए, जिसके साथ वह ब्रिटेन में FDI में निवेश करने वाला सबसे बड़ा देश है। ब्रिटेन में FDI के शीर्ष देशों में भारत ने अपनी रैंकिंग में पिछले सबसे अच्छे तीसरे स्थान में सुधार कर वित्तीय वर्ष 2018 से 2020 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। निवेश के मामले में भारत के बाद जर्मनी, फ्रांस और चीन और हांगकांग का स्थान है। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में जाने माने कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जामी का निधन कितने वर्ष की आयु में हो गया? हमारे 70 वर्ष, 80 वर्ष, 85 वर्ष, 90 वर्ष। इसका सही आंसर है 77 वर्ष की उम्र में। जाने माने गुजराती कार्टूनिस्ट अवाद बिन हसन जानी का निधन 77 वर्ष की आयु में हो गया है। वे जामी नाम से लोकप्रिय थे। उनके कार्टून पिछले 2 दशकों से गुजरात की प्रमुख पत्रिका अभियान में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने गुजराती अखबार फूलचब में एक कार्टूनिस्ट के रूप में भी काम किया।
वे केंद्रीय विद्यालय जामनगर में चित्रकला अध्यापक थे, जहां सेवानिवृत्ति के बाद वे पूरी तरह से कार्टूनिस्ट बन गए थे। भारत का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में विश्व मलाला दिवस कब मनाया गया? प्रश्न है 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई। इसका सही आंसर है 12 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र ने युवा कार्यकर्ता मलाला यूसुफजई के योगदान को सम्मानित करने के लिए 12 जुलाई को विश्व मलाला दिवस के रूप में घोषित किया है। मलाला दिवस को दुनिया भर में महिलाओं और बच्चों के अधिकारों का सम्मान करने के लिए मलाला यूसुफजई के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। लड़कियों की शिक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से आवाज़ उठाने वाली मलाला पर तालिबान बंदूकधारियों द्वारा 9 अक्टूबर 2012 को गोलियां चलाई गई थी। हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बाद मलाला जल्द ही स्वस्थ होकर लोगों के बीच लौटी और पहले की तुलना में उनके विचारों में उग्रता दिखाई दी और लिंग अधिकारों के लिए उनकी वकालत की। उन्होंने एक गैर लाभकारी संस्था मलाला फंड की स्थापना की, जो युवा लड़कियों को स्कूल जाने में मदद करने और अंतर्राष्ट्रीय वेस्ट सेलर आई एम मलाला नामक पुस्तक की सह लेखिका भी है। मलाला को कई पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित किया गया, जो इस प्रकार हैं। उन्हें पाकिस्तान सरकार द्वारा पहली बार साल 2012 में राष्ट्रीय युवा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2014 में वह 17 साल की उम्र में बाल अधिकारों के लिए अपने प्रयासों के लिए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली सबसे कम उम्र की प्राप्तकर्ता बन गई, जिसे उन्होंने गोली लगने से पहले ही शुरू कर दिया था। संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में अंत जारी की गई अपनी समीक्षा रिपोर्ट में मलाला को दशक में दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया था। साथ ही मलाला को कनाडा की मानद नागरिकता से भी नवाजा गया, जिसके साथ वह कनाडा में हाउस ऑफ कॉमन्स को संबोधित करने वाली सबसे कम उम्र की व्यक्ति बनी थी। एक्टिविस्ट पर बनी डॉक्यूमेंट्री ही नेम्ड मी मलाला को साल 2015 में ऑस्कर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य पुस्तक जिसका शीर्षक वी आर डिसप्लेस्ड भी लिखी है, जो कि दुनिया भर में उनके घूमने और शरणार्थी शिविरों का अनुभव करने के लिए उसके अनुभव का वर्णन करती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे यूट्यूब चैनल कृष्ण डायको को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।